वैन डर वाल इक्वेशन ऑफ स्टेट। इसके पहले हम लोगों ने जाना था कि आइडियल गैस और रियल गैस में क्या डिफरेंस है, कैसे जो रियल गैस होते हैं वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट करते हैं और क्यों करते हैं। हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में भी देखा था। तो हमें अब ऐसे एक इक्वेशन की ज़रूरत है जो इसको रियल गैसेस फॉलो करे। तो 1873 में वैन डर वाल्स प्रपोज्ड हिज फेमस इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैसेस और इसके लिए उन्हें 1910 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उन्होंने क्या किया, रियल गैस के लिए एक इक्वेशन जो है वो प्रपोज किया और इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, दो तरह के करेक्शन करने पड़े। एक वॉल्यूम में करेक्शन किया और एक प्रेशर में करेक्शन किया। क्यों किया? क्योंकि हमने जो एजम्पशन माना था वो आइडियल गैस के लिए तो ठीक थे, लेकिन रियल गैसेस के लिए वो सही नहीं थे। पिछले के लेक्चर्स देखिए, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, तब आप आगे बढ़िए। तो वॉल्यूम करेक्शन सबसे पहले हम देखते हैं। वॉल्यूम करेक्शन क्यों करना पड़ा? क्योंकि हमने वहाँ पे एज्यूम किया था आइडियल गैस के केसेस में कि आइडियल गैस जो होता है उसका वॉल्यूम जो होता है निग्लिजिबल होता है, क्योंकि वो पॉइंट मास होता है। तो अगर कि हम गैस के केसेस में उस वॉल्यूम को वॉल्यूम मानते हैं जो कंटेनर का हो आइडियल गैस के केसेस में, क्योंकि उस आइडियल गैस के केस में जो गैस है वो पॉइंट मास है। अगर उनको हम पास पास भी ला दे तो वो इतना कम वॉल्यूम वो ऑक्यूपाइड करते हैं कि वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू कंटेनर। तो जितना कंटेनर का वॉल्यूम होगा उसे हम मान सकते हैं कि आइडियल गैस का भी वही वॉल्यूम है। लेकिन रियल गैस के केस में क्या होता है कि उसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रिजिड होते हैं, रिजिड स्फीयर माने जाते हैं। तो वो कुछ ना कुछ, जब उनको हम लोग पास पास लाएंगे तो वो कुछ ना कुछ वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे। अब इस वॉल्यूम को जो है हम कंटेनर के वॉल्यूम के सामने नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। हम नहीं मान सकते हैं कि जितना वॉल्यूम है कंटेनर का वो फ्रीली अवेलेबल है सारे गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, क्योंकि जो रियल गैस मॉलिक्यूल्स हैं रिजिड स्फीयर है, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है ऑक्यूपाइड करेंगे, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करेंगे। तो अब जो उनके पास स्पेस होगा मूवमेंट के लिए, जो उनका एक्चुअल अपना वॉल्यूम होगा, उसको हमको कंटेनर में से माइनस करना पड़ेगा। कंटेनर का वॉल्यूम अगर V है तो जो ये मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम होगा उसे Vm अगर हम मान ले तो उसे हमें क्या करना होगा, घटाना होगा। तो ये जो होगा ये एक्चुअल स्पेस होगा जिसमें गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं। तो हमें एक टर्म निकालना होगा, वॉल्यूम में कुछ ना कुछ करेक्शन करना होगा। आपको बात समझ में आ रही है? क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि आइडियल गैस के केस में हम मानते हैं कि गैस मॉलिक्यूल्स पॉइंट मास है, उनका कोई वॉल्यूम नहीं है, तो जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हो गया। लेकिन रियल गैस के केस में क्या है कि कुछ ना कुछ वो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करते हैं, तो हम उसको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते हैं। और मान लीजिए कि बी जो है वो इफेक्टिव वॉल्यूम है पर मोल ऑफ गैस का, यानी कि एक मोल गैस जो होता है वो बी वॉल्यूम जो है उसको ऑक्यूपाइड कर रहा है। तो रियल में अब रियल गैस का वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, जो कंटेनर का वॉल्यूम है, यानी कि आइडियल गैस का जो वॉल्यूम है उसमें से हम जो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है गैस मॉलिक्यूल्स उसको घटा दें। और हमने मान लिया है कि एक मोल जो गैस मॉलिक्यूल्स है उसका वॉल्यूम जो है वो B है। तो अब हमारे पास क्या आया निकल के कि रियल गैस का वॉल्यूम जो है वो कितना है, V माइनस B आएगा। अगर हम N मोल के लिए निकालें तो एक मोल के लिए अगर एक मोल के लिए अगर B है तो N मोल के लिए क्या हो जाएगा, NB। तो हमारे पास रियल गैस का जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा V माइनस NB। और इस B को हम लोग के लिए एक और हम लोग टर्म यूज करते हैं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये याद रखना है आपको, क्योंकि कहीं कहीं पर बी टर्म ना यूज करके उसका वैल्यू दिया रहे और लिखा रहे एक्सक्लूडेड वॉल्यूम इतना है। अब क्या है, एक चीज और यहाँ पे आता है कि ये जो बी होता है वो हर एक गैस का अपना कैरेक्टरिस्टिक होगा, वो फिक्स होगा किसी पर्टिकुलर गैस के लिए। और जो आप हम लोग देखे थे कि डायमेंशन में हम लोगों ने देखा था कि सेम तरह का डायमेंशन वाले चीज को ही आप घटा सकते हैं या जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हमने बी का अगर आपसे पूछा जाए कि बी के लिए क्या होगा, उसका डायमेंशन क्या होगा, तो उसका डायमेंशन वही होगा जो वॉल्यूम का होगा। ठीक है, और इसको हम लोग इस तरह से निकाल भी सकते हैं। वॉल्यूम के लिए अगर मान लीजिए एक होता है लीटर, ये लीटर होता है, और यहाँ पे भी वॉल्यूम के लिए लीटर होगा, और यहाँ पे हमने मोल लिया है। ठीक है, यहाँ पे हमने मोल लिया है,
n मोल है तो b के लिए हमें निकालना होगा तो क्या होगा, b के लिए अगर हमें निकालना होगा तो क्या होगा, लीटर पर मोल हमारे पास आएगा। क्या आएगा, लीटर पर मोल। तो b का डायमेंशन क्या निकल के आता है, लीटर पर मोल। अब हम लोग b का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम किस तरह से निकालेंगे, उसका वैल्यू क्या आता है, इस पे देखते हैं कि एक टाइम में मान लीजिए कि हमारा गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो कोलिजन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स पास आया, तो कितना पास आ सकता है, इतना ही पास आ सकता है कि उनका कोलिजन डायमीटर जो हो 2r के बराबर हो जाए। यानी कि अगर ये एकदम पास भी आ गया, दोनों का अगर रेडियस r है, तो इससे तो इस वाले पोजीशन से तो अंदर नहीं आ सकता, ठीक है। तो इनके बीच का एक डिस्टेंस होगा 2r, और ये 2r से अगर एक बड़ा स्फीयर हम बनाए तो ये स्फीयर जो होगा वो दूसरे मॉलिक्यूल को उसमें मूवमेंट करने के लिए नहीं मिलेगा, क्योंकि वो किसके द्वारा ऑक्युपाइड किया गया है, वो गैस मॉलिक्यूल के द्वारा ऑक्युपाइड है। तो दूसरे मॉलिक्यूल को ये स्पेस नहीं मिलेगा, फ्री नहीं रहेगा उसके मूवमेंट के लिए। लेट 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ रेडियस r कोलाइडिंग विथ ईच अदर, दे कैन अप्रोच ईच अदर अप टू अ डिस्टेंस 2r। ये बात आपको समझ में आ रही है कि r से ज़्यादा नज़दीक वो नहीं आ सकते हैं, तो उनके बीच में एक डिस्टेंस रहेगा 2r। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम जो स्पेस अनअवेलेबल है दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट के लिए, वो क्या होगा, 4/3 πr3, जो स्फीयर का एक वॉल्यूम होता है। तो यहाँ पे r हम क्या लेंगे, 2r लेंगे, क्योंकि r 2 स्फीयर आकर वहाँ पे एक दूसरे से कोलाइड कर रहा है। तो जो वैल्यू निकल के सामने आएगा वो क्या होगा, वो वैल्यू होगा 8 × 4/3 πr3, यहाँ पाई भी होगा, ठीक है। अब एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ये 2 मॉलिक्यूल्स के लिए, 2 मॉलिक्यूल्स पास आए थे, अगर एक मॉलिक्यूल के लिए यही सेम चीज हम निकाले तो इसको क्या करना होगा, हमें इसे 2 से डिवाइड कर देना होगा। इसको अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास क्या वैल्यू निकल के आएगा, ये इसको 4 × 4/3 πr3 आ जाएगा वैल्यू। तो 4/3 πr3 तो एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम होगा, उसको अगर हम 4 से डिवाइड कर देते, 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसको अगर हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हमारे पास b का वैल्यू आ गया। Vm क्या है, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल्स। तो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पर मोल ऑफ गैस कितना आएगा, अगर हम 1 मोल के लिए यही चीज निकालें, इसमें हमें क्या करना होगा, केवल एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना होगा, Na से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, b के बराबर आ जाएगा। यानी कि एक्सक्लूडेड वॉल्यूम अगर हमें निकालना हो और गैस मॉलिक्यूल्स का रेडियस दिया हुआ हो तो हम निकाल सकते हैं। अब दूसरा जो करेक्शन है वो प्रेशर का करेक्शन है। आइडियल गैस के केसेस में हम लोग मानते हैं कि आइडियल गैस के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता, लेकिन रियल गैस के समय में ये करता है। तो आइडियल गैस में जो भी मॉलिक्यूल्स होगा, कंटेनर पर जितना प्रेशर उसको लगाना होगा वो लगा देगा, उसमें कोई तरह का उसे डिस्टर्बेंस नहीं होगा। लेकिन रियल गैस के केस में क्या होता है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो जो इंटीरियर में गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि ये, उसके चारों तरफ से दूसरे गैस मॉलिक्यूल्स उसको अट्रैक्ट करेंगे, और ये इसके कारण क्या होगा, एक दूसरे के फोर्स को वो कैंसिल आउट कर देंगे। लेकिन जो भी एटम जो होगा, जो जाएगा इसके किसी भी वॉल पे स्ट्राइक करने, जो अपना प्रेशर क्या, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि प्रेशर जो हम गैस का प्रेशर मानते हैं वो क्या होता है कि कितने प्रेशर से कोई गैस मॉलिक्यूल्स उसके वॉल, जो भी कंटेनर हमने लिया है उसके वॉल पे फोर्स लगाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए ये जब ये अपने को स्ट्राइक करने गया है तो इस साइड से इसको एक पुल मिल रहा है, लेकिन इस साइड से क्या है, कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स नहीं है इसके पास। तो जितने फोर्स से ये स्ट्राइक करता है उतना नहीं कर पा रहा है, क्योंकि देखिए आप पीछे इस साइड से तो एक दूसरे को कैंसिल आउट हो रहा है फोर्स, लेकिन इस साइड वाले को कोई कैंसिल आउट करने के लिए है ही नहीं। बी के फोर्स को कैंसिल आउट करने के लिए यहाँ पे कोई सी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, वो अपनी तरफ कोई अट्रैक्ट करने वाला नहीं है। तो जितना फोर्स से ये गैस मॉलिक्यूल्स कर सकता था उतना नहीं किया, कम प्रेशर लगा पाया वो। बात आपके समझ में आ रही है कि कोई भी जो गैस मॉलिक्यूल्स के बीच चूंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रियल गैस के केसेस में वर्क कर रहा है, तो जितने फोर्स से वो कंटेनर पे स्ट्राइक कर सकता था उतना एक्चुअली वो कर नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना प्रेशर होना चाहिए था गैस का उतना प्रेशर नहीं होगा। अगर मान लीजिए कि P जो है
वो एक्चुअल प्रेशर है, तो कितने के बराबर होगा, जितना कि आइडियल कंडीशन में अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता तो पी के साथ, पी आइडियल के साथ वो क्या करता, बॉल पे स्ट्राइक करता। अब उसमें से हमें घटाना होगा कितना, जितना प्रेशर वो नहीं लगा पा रहा है, जितना प्रेशर वो नहीं लगा पा रहा, जितना अमाउंट से गैस मॉलिक्यूल्स का, जितने अमाउंट से गैस मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल प्रेशर रिड्यूस कर रहा है। तो अब अगर हम देखें कि आइडियल गैस के केसेस में जो प्रेशर हो रहा था वो कितने के बराबर होगा, कि जो हम PV इज इक्वल टू nRT देख रहे थे उसमें का P प्लस इस साइड से इस साइड अगर हम ले जाए द अमाउंट ऑफ बाय विच एक्चुअल प्रेशर रिड्यूस। अब जो हमारे पास प्रेशर है रियल गैस के केसेस में, जो प्रेशर है वो क्या है, P आइडियल माइनस अमाउंट बाय विच एक्चुअल प्रेशर रिड्यूस। कितने से वो रिड्यूस कर रहा है, जितना अमाउंट से अंदर इनसाइड उसको पुल मिल रहा है, क्योंकि वो अपना पूरा प्रेशर वॉल पे लगा ही नहीं पा रहा है। वजह क्या है इसका वजह है कि जो रियल गैस है उसके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वर्क कर रहा है। जो अभी हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे एक A जो था उसको इनसाइड में इस B जो है अपनी तरफ पुल कर रहा था, तो जो प्रेशर है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A के और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B के, ठीक है। और हर केस में देखिए A जो है B में कन्वर्ट करेगा, B A में कन्वर्ट करेगा, मतलब कभी भी ये A जो B जो होगा वो भी कहीं ना कहीं कंटेनर से स्ट्राइक करेगा तो उसको भी इनवर्ड पुल मिलेगा। यानी कि जितना A हर समय संभावना है A और B को एक दूसरे में कन्वर्ट करने का, तो दोनों का कंसंट्रेशन हर समय सेम रहेगा। CA है जो है वो क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ A है, और CB क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ B है। तो हम लोग कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं कि कितना मोल A प्रेजेंट होगा और उसको हम लोग उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे। तो A और B दोनों बराबर है, तो दोनों के लिए मान लीजिए मोल N है तो वॉल्यूम भी सेम होगा, V होगा। और कॉन्सेंट्रेशन CA कितना हो जाएगा, N/V, वैसे ही CB कितना हो जाएगा, N/V। तो P जो होगा यानी कि रिड्यूस प्रेशर जो होगा वो क्या होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वो N/V इंटू N/V के। और अगर हम जो है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, अगर हमें प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाना होगा तो वहाँ पे हमें एक कांस्टेंट को लाना पड़ता है। तो इसके जगह पे मान लीजिए हटाने के लिए हमने क्या लिख दिया, इसको A ले लिया, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट A ले लिया। तो यहाँ पे इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, N² आ जाएगा, और VB को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, VA² आ जाएगा। N क्या है, N जो है टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन वॉल्यूम B है। A क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि कैरेक्टरिस्टिक होगा हर एक गैस के लिए। जैसे B का वैल्यू जो है हर एक गैस के लिए फिक्स है, वैसे A का भी वैल्यू जो है हर एक गैस के लिए फिक्स है। तो अब हमारे पास जो P निकल के आया, P आइडियल जो था, PV इज इक्वल टू nRT में P चूंकि आइडियल था, यहाँ पे P हमें क्या मिला था, P प्लस स्मॉल p, यानी कि P प्लस जो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो है एक्चुअल में रिड्यूस कर रहा था। फिर से देख लीजिए आप, यहाँ पे हमारे पास क्या था, P आइडियल कितना आया था, एक्चुअल प्रेशर जो हमें मिल रहा था, और उसमें हमने को क्या ऐड करना पड़ रहा था, अमाउंट बाय विच एक्चुअल प्रेशर रिड्यूस। अमाउंट बाय विच एक्चुअल प्रेशर रिड्यूस स्मॉल p का वैल्यू क्या आया हमारे पास, वो हमें मिला स्मॉल p इज इक्वल टू A इंटू N² बाई V²। तो अब P आइडियल क्या होगा, P आइडियल होगा P प्लस A इंटू N² बाई V²। इस सेम सारा P का जो वैल्यू आया है और V का जो वैल्यू आया है अभी हमें रियल गैस के लिए, उसको हम लोग आइडियल गैस इक्वेशन में अगर पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, वैंडरवाल इक्वेशन मिल जाएगा। और P की जगह हमने क्या किया, सिंपली जो एक्चुअल में हमें रियल गैस जो प्रेशर लगाते हैं उसको पुट कर दिया, और जो एक्चुअल वॉल्यूम आ रहा था हमारे पास रियल गैस के केस में उसको पुट कर दिया। तो ये हमें क्या मिल गया, ये है वैंडरवाल इक्वेशन। काफ़ी इजी है, जिसे देख के लोग डर जाते हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। केवल समझना है आपको कि एक्चुअल प्रेशर जो
गैस मॉलिक्यूल्स लगाएंगे वो रिड्यूस कर जाता है। वजह क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और वॉल्यूम जो है वो भी क्या है? घटता है। क्यों घटता है? क्योंकि यहाँ पे हमें जो स्फीयर होते हैं, जो गैस मॉलिक्यूल्स, रियल गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनका कुछ अपना वॉल्यूम होता है। तो प्रेशर में जो भी प्रेशर हमें मिल रहा है रियल गैस के केस में, उसमें हमें प्रेशर को, एक्चुअल प्रेशर को एक्चुअल जो जितना से वो रिड्यूस किया है उतना ऐड करना पड़ेगा, तब हमें आइडियल प्रेशर मिलेगा। और वॉल्यूम के केस में जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम है उसको घटाना पड़ेगा, तब एक्चुअल वॉल्यूम हमें मिलेगा। अगर हम इस इक्वेशन को 1 मोल के लिए लिखना चाहें तो n = 1 लेके लिख सकते हैं, और तब ये इक्वेशन क्या कन्वर्ट कर जाएगा? P प्लस, यहाँ पे n = 1 डाल देंगे तो P प्लस A/v² इंटू v-b = RT। ठीक है। अब A और B का अगर हमें वैल्यू निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उसका डायमेंशन निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये क्या है, आप किसी भी अमाउंट को डायमेंशन वाले इक्वेशन में हम लोगों ने देखा था कि सेम तरह का अगर किसी का डायमेंशन हो तभी उसे हम ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है? A का वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या किया कि A को यहीं पर रहने दिया, और क्या करेंगे? P × v²/n² कर देंगे। P क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। V को वॉल्यूम में लेंगे, N जो है मोल है। सिंपली सबको पुट कर दिया, और क्या डायमेंशन आ गया? यूनिट क्या आ गया? A के केस में ATM लीटर² पर मोल स्क्वायर, या फिर हम इसे लिख सकते हैं ATM लीटर² मोल पे पावर -2। वैसे ही वॉल्यूम के लिए भी हम B क्या वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ये क्या आया था? वॉल्यूम बाई मोल = लीटर पर मोल। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? यूनिट जो है A और B का निकाल सकते हैं, और ये सब इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। SI यूनिट क्या होगा इसके केस में? B के केस में MQ मोल पे पावर -1, लीटर के लिए हम MQ चुकी लेते हैं। वैसे ही यहाँ पर ATM के लिए हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर लेते हैं, लीटर के लिए MQ लेते हैं। इन सारों को हम लोग पुट कर देंगे तो SI यूनिट ये निकल के सामने हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के बारे में जानेंगे। थैंक यू।